Hello, students. All of you are most welcome. Students, मैं कृष्णा हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और ऐसा क्या है कि कुछ खास जो सिटी बनाए गए हैं, जैसे आपका कोटा है, पटना है, तो यहाँ से सिलेक्शन कैसे ज़्यादा हो जाते हैं और छोटी छोटी जगह पर क्यों नहीं हो पाते हैं। तो उसका आंसर देने के लिए ये वीडियो है, स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स और बायोलॉजी के लिए है। ये नीट के जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अब तो 2027 की बात करें तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। और ये बायोलॉजी के लिए है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो ब्रांडेड मतलब जो अच्छे माने जाते हैं, वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं और अपने बच्चों पर भी मतलब स्टूडेंट्स पे भी करवाते हैं। उनके बैचेज होते हैं बाकायदा, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, रैंकर्स बैच भी होते हैं। उनमें से ही रैंक आती है बच्चों की। तो देखिए, अपना मटेरियल तो वो कराते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी फेमस बुक्स हैं उनको वो ज़रूर बताते हैं। और वो बुक्स सभी जगह लगभग एक ही होती है, समान होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि आप बेसिक बुक्स जरूर पढ़ा करें, किसी की भी तैयारी करें। ऐसा आप सोचिए मत बिना बुक के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन बुक्स की बात करते हैं जो बेस्ट बुक है बायोलॉजी की। और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बुक है जो सर्वमान्य है और निर्विवाद है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो आपकी बायोलॉजी वाली है, ये आप 11th और 12th की जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसको आप करें। ये टेक्स्ट बुक है ना। आप ये मान के चलिए इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की हर हर बुक को हम रिकमेंड करते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। लेकिन यदि हम रैंक वाइज देखें तो टॉप रैंक हम इसी को देते हैं, बायोलॉजी को। नंबर 2 पर हम केमिस्ट्री को देते हैं और नंबर 3 पर फिजिक्स को। तो आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी नंबर 1 बुक है। इसमें आप ये मान के चलिए कि 70 to 90% पेपर इसी में से आता है। सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि सर ऐसे ही हाँ करें, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज रियलिटी। 90% तक आ जाता है पेपर कभी कभी इससे। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार बच्चों को ये फील होता है कि अरे भाई, ये क्वेश्चन तो सर ने कहा था कि सारे क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 70 to 90% आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे थे, एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते। लेकिन जब आप देखते हैं और आपको बताया जाता है टीचर के थ्रू, देखिए ये पेज और ये लाइन, ये आपने शायद गौर से नहीं देखी, तो आप देखते हैं एक मजे की बात, जिसको आपने हल्का समझ के छोड़ दिया। कई बार होता है, बच्चों की आदत होती है, जैसे कोई बात समझ नहीं आ रही है ना किसी लाइन में, तो अरे ठीक है बाद में देख लेंगे, समझ गए जितना, बाद में थोड़ा समझ लेंगे, और वही लाइन आती है। ये भी एक कोइंसिडेंट है। कई बार वो चीजें आती हैं। ये एग्जाम में जब भी आप रह जाएं किसी में भी, तो समझ लीजिए जिनको आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, जो आपके सामने क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जो लाइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। लाइन वर्ड का मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, लाइन बाई लाइन, लाइन वाइज आप पढ़िए, मतलब हर लाइन को पढ़िए, एक एक वर्ड पढ़िए, हर लाइन को पढ़िए और देखिए उसका क्या मीनिंग है। कई बार उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कई बार डायरेक्टली नहीं होकर के वो उसमें छिपा रहता है। तो आपको ये करना है कि एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। और सेकंड तो मैं हर सब्जेक्ट के लिए बताता हूँ, एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर होता है वो एनसीईआरटी की द्वारा ही निकाला जाता है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन घुमा करके ट्विस्ट किए हुए दिए होते हैं ना। तो ये मतलब केवल इसकी, और भी सब्जेक्ट की बात आप ले सकते हो, ये एग्जाम्पलर भी लेना है आपको, है ना। और
इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी का फिंगर टिप्स नाम से एक और आता है, ये भी एक गाइड जैसी है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। इसमें आपके हर टॉपिक पर, हर चैप्टर पर क्वेश्चंस दिए होते हैं, एक तरह की क्वेश्चन बैंक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है अच्छी। और एक बात जरूर है, ये जो है, ये कहना चाहिए, ये सबसे बड़ा जो हथियार है वो है PYQs, यानी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, है ना। कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, दुनिया से मतलब हमारा तो खैर इंडिया से, हमारे अपने देश से, हमारे अपने एग्जाम से है, आप ये कभी भी मत सोचना कि बिना PYQs के आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि PYQs ही है जो कि असलियत में इस बात का डिसीजन कराते हैं कि भाई कौन से और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन एक बात की सावधानी रखिए, अलर्ट रहिए, ये जो है आप 1 to 5 ईयर्स इस वाले जाल में मत फंसना। बहुत से टीचर इस तरह बोल देते हैं, हालांकि वो जो बोलते हैं उनका अपना कोई हिसाब होता है, कैलकुलेशन होती है, वो किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो उनका रहा होगा, अच्छा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखिए, कम से कम 30 ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर लें और इनको फॉलो करें, है ना, इनको सॉल्व करें। अब आप ये कहेंगे सर 30 ईयर्स ये तो बहुत हो गए, नहीं जी, करने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जब भी नीट का पेपर कोई टफ आता है तो वो जो है शुरुआत के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 1 to 8 ईयर 5 ईयर्स, उनमें से नहीं देते हैं। फिर चारों तरफ से शोर होता है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो शोर होता है, अरे PYQs तो फेल हो गए, अब की बार आया ही नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप उसको टीचर्स वगैरह सर्च करते हैं एक तरह का, तो पता चलता है कि कोई क्वेश्चन आया वो 20 साल पहले आया था, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन आया वो 15 साल पहले का है, बिफोर, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जो PYQs करने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम नहीं करने, ज़्यादा से ज़्यादा ईयर के करने हैं। और इसके लिए आपको ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं, कई पब्लिशर हैं, जैसे ओसवाल है, अरिहंत है और एडुकार्ड वगैरह, ऐसे कई हैं। अच्छा, इसके बाद में एक और जो जरूरी बात है वो ये है कि PYQs करें तो केवल नीट के न करें, बल्कि JEE के भी करें, आप JEE मेन के। ये स्पेशली सलाह इसलिए दी जा रही है क्योंकि अब वो NTA के थ्रू जो पेपर आ रहा है वो बड़ा गड़बड़ घोटाला करते हैं, कभी तो ऐसा दे देते हैं इजी और कभी टफ दे देते हैं, ऐसे वो बार बार वाइब्रेशन उनमें होता रहता है। तो JEE मेन के जरूर करें, है ना। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा वर्ष के करें, शुरू के कर सकते हैं, 1 to 5 ईयर्स या 8 ईयर्स तक के बहुत है ना, क्योंकि इसमें कुछ लेवल थोड़ा सा अपर होता है। ये शुरू से है, नीट का पेपर थोड़ा इजी आता है, और JEE का या JEE का, ये जैसे पहले IIT कहते हैं, उसका थोड़ा टफ आता है। और एक बात और मैं कहूँगा कि 2027 में आप तैयार हो जाइए बहुत सारे चेंजेस के लिए नीट में, क्योंकि NTA बहुत बड़े बड़े बदलाव करने वाला है। जैसे कि नंबर 1 CBT मोड में पेपर होगा, लोग कह रहे हैं कि एकदम से पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल होगा। उन्होंने हिंट भी दिया NTA ने कि मतलब कुछ इस तरह से है कि सेंटर्स बनाए जाएंगे, करीबन 1000 या उससे ज़्यादा सेंटर बनाए जाएंगे। और उन्होंने मतलब उसको डिवाइड कर दिया, उन्होंने कहा भाई एक साथ तो ये पॉसिबल नहीं कि एक दिन में करा सकें हम। ऐसा कर सकते हैं कि एक बार में 5 लाख बच्चों की परीक्षा करा सकते हैं, तो शायद 5 दिन में ये करा सकते हैं या 6 दिन, जो भी लें, लेकिन 5 डेज का उन्होंने एक रफ आइडिया दिया है। जैसे JEE मेन का भी कराते हैं ना, वो भी ऐसे ही होता है, 5 दिन के अंदर होता है और शिफ्ट होती है उसकी डबल डबल, इस तरह से हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, बहुत सारे चेंजेज होने वाले हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया, उसको आप जरूर देखें, उसमें ये सब बताया है कि 12th के भी मार्क्स ऐड किए जा सकते हैं इसमें। तो इसलिए बोर्ड पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो बच्चे बोर्ड में फाइट कर रहे हैं, चाहे वो 11th हो, वो 11th के सिलेबस पर ध्यान दें, 12th है तो बोर्ड पर ध्यान दें।
और पास आउट हैं तो फिर वो 11th-12th के अच्छी तरह से स्टडी करें, रिवीजन करें, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सब थोड़ा बहुत क्लैरिफाई हुआ होगा, हेल्प करेगा। और ये हर सब्जेक्ट के लिए मैंने बनाया हुआ है बेस्ट बुक्स नाम से, मतलब केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए, वो सबको आप देखें। और ये बुक्स वो हैं जो बिल्कुल निर्विवाद रूप से सभी टीचर बताते हैं ना, इनको जरूर आप करें, अपनी तैयारी जरूर करें। और साथ में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप कोई कोचिंग ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी कोचिंग का चुनाव करें। और नहीं ले रहे हैं तो कोचिंग के मॉड्यूल जरूर आप लें, है ना। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। देखिए इतना टफ कंपटीशन है, टफ कंपटीशन से मतलब पेपर टफ से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब उसमें एप्लीकेंट कितने हैं। आपके नीट में ही 20-22 लाख 24 लाख तक हो जाते हैं, तो फिर ये कंपटीशन टफ हो जाता है, बल्कि अमानवीय हो जाता है, ऐसे मान के चलिए। आप वो तो मजबूरी है तो कराना तो पड़ता ही है, लेकिन नंबर ऑफ सीट के देखते हुए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए आप ये ध्यान रखें, कोई संस्था की, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प लेनी पड़ती है, या टीचर्स की हेल्प तो लेनी पड़ती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप कोई किसी भी अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल ले सकते हैं ना, ये जरूरी है। देखो इसमें आप डीपीपी हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, बहुत सारे उनके सीट हैं, वो तो, इसके अलावा टेस्ट सीरीज है। ये आपके अकेले के बस की बात नहीं है, टीम वर्क है, एक तरह से आपके साथ आप हैं और आपके टीचर्स हैं, और आपका कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसकी मटेरियल से मेरा मतलब है, उसको जरूर करें। और इन बुक्स को भी जरूर करें, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।